ये देखिए, अभी जो एक लड़ाई चल चुकी है, ये अब इतनी जल्दी ये खत्म नहीं होने वाली है, बिकॉज ये एक पावर स्ट्रगल बन गई है अभी। और वो है पावर स्ट्रगल, कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज। हम्म। जो पुराने मुद्दे थे ना, जैसे कि यूरेनियम एनरिचमेंट हो गया, न्यूक्लियर हो गया, आपका जो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम हो गया, मिसाइल प्रोग्राम, इस तरीके के जो मुद्दे थे, वो अभी बैक सीट पे चले गए। जी। बिकॉज अब जो मेन मुद्दा बन गया है कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और ये कंट्रोल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ईरान चाहता है कि ये अमेरिकन बेसिस यहाँ पे बंद हो, हम्म। और आने वाले वक्त में वो नहीं चाहता ये अमेरिकन बेसिस, बल्कि वो गल्फ कंट्रीज को भी एक एक एडवाइजरी दी है उसने, इस ईरान ने, कि आप इनको बोलिए चले जाएंगे, आपकी जो सुरक्षा ज्यादा बेहतर रहेगी, बिकॉज आज अगर आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं तो इनकी वजह से हो रहे हैं। अब दूसरा ये है कि अगर अमेरिका इस बेसिस को यहां पे मेंटेन करना चाहता है तो उसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज चाहिए, हम्म। बिकॉज स्टेट ऑफ हॉर्मुज खाली मर्चेंट वेसल्स के लिए नहीं है। ये अपनी जो भी अमेरिकन वॉरशिप्स की भी जो मूवमेंट होगी अपने बेसिस को मेंटेन करने के लिए, आप जानते हैं फिफ्थ फ्लीट अमेरिका की बहरीन में, और जो सबसे बड़ा जो हेडक्वार्टर अमेरिका का है वो यही बहरीन में। अब वो इसको कैसे एक्सेस करेगा, और ये अगर ईरान इसको कंट्रोल करेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, तो ये जो एक पूरा कंट्रोल के ऊपर बात हो गई है कि वो अमेरिका इसको बोलता है कि इसको मेरी इसको दादागिरी नहीं, और जो इसको ईरान बोलता है कि इसको मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, बिकॉज यही है मेरे पास, हम्म। जिससे मैं अमेरिका को एक लीश के ऊपर रख सकता हूं। अब आ जाते हैं इसराइल की बात। आपने जो आपने जिक्र किया, क्वेश्चन आपका, कि इस क्या होने वाला है जब इसको नेतन्याहू जाएगी। अब देखिए, इसको इसराइल इस युद्ध में इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज इसको इसराइल भी जानता है कि उसके पास अनलिमिटेड, उसके पास एमुनिशन नहीं है, अनलिमिटेड इंटरसेप्टर्स नहीं है। और आप हम्म। जानते हैं कि अगर एक मिसाइल को फायर करते हैं तो दो इंटरसेप्टर्स आपको चाहिए होते हैं उसको रोकने के लिए। तो वो, और आपने पिछले साल आपने देख लिया था 12 दिन की लड़ाई में, इसको इसराइल का जो पूरा जो इन्वेंट्री है जो उसके पास था वो खत्म हो गया था, इसलिए उसने सीज फायर मांगा था। और इसलिए नाइन्थ डे की लड़ाई के बाद आपने देखा होगा कि टेल अवीव के ऊपर और बाकी जगह के ऊपर बहुत इसको मिसाइल्स गिरी थी, और इसराइल उसको रोक नहीं पाया था। दूसरा इंपॉर्टेंट है लेबनान की लड़ाई। अब देखिए, आज इसराइल ने अपने फोर्सेस को वहां लगा रखा, वहां पर भी काफी एक्सपेंडिचर हो रहा है एमुनिशन का, मिसाइल्स का वगैरह। और ये जो लेबनान की लड़ाई है, ये एक छोटे वक्फे की लड़ाई नहीं, बिकॉज वहां पे अगर आपको जो फौजें जब आपका एक ऑफेंसिव करती हैं और एक लैंड को कैप्चर करती है, धरती कैप्चर करती हैं, तो उसको होल्ड करना भी बहुत जरूरी होता है, बिकॉज कैप्चर करने से आप वहां पे टिक नहीं सकते, आपको वहां पे होल्ड करना पड़ेगा, और आपको अपने वहां पे डिफेंसेस लगाने पड़ेंगे, आपको डिग डाउन करना पड़ेगा। हम्म। तो उसके लिए आपको फौजें चाहिए, आपको एम्युनिशन चाहिए, बिकॉज आपके ऊपर काउंटर अटैक्स भी आएंगे। तो उसको हिजबुल्लाह को आप कम मत आंके, बिकॉज आज भी हिजबुल्लाह के पास 40 to 50% उसके पास रेजिडुअल ताकत है जी। इसको लड़ने। तो ये मैं मानता हूं कि अब जो इसको नेतन्याहू खास तौर पे अमेरिका के पास जाएंगे कि इसको मुझे ज्यादा हमको सप्लाई चाहिए, हमको ज्यादा हमको रॉकेट चाहिए, इंटरसेप्टर चाहिए। और आने वाले वक्त में नेतन्याहू भी प्लान कर रहा है कि इस लड़ाई में शामिल होने के लिए, एक मैं न्यूज आइटम में पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था कि नेतन्याहू की एक स्टेटमेंट है जिसमें नेतन्याहू ने बोला है कि इसको अमेरिका से कि आप मुझे परमिशन दीजिए और मैं भी इस लड़ाई में शामिल होना चाहता हूं। तो अगर इसको ये एक मुद्दा है एजेंडा का, तो वो भी हो सकता है कि जी आने वाले बिल्कुल। वक्त इसको नेतन्याहू भी इस लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं। और दूसरा, उसकी
लेबनान की लड़ाई को सस्टेन करने के लिए भी उसको अमेरिका की मदद चाहिए। हम्म। और तीसरा, ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं, देखिए अब दोनों देशों में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो अब कंस्ट्रेंट्स अभी डोनाल्ड ट्रंप के भी हैं कि आप उनको इसको कितनी हेल्प कर सकते हैं इसराइल को। और हम्म। इसराइल भी चाहता है इलेक्शन से पहले मैक्सिमाइजेशन ऑफ एफर्ट हो, कि जब उसकी लिक्विड पार्टी जो आज माइनॉरिटी में है और वो राइट विंग पार्टी के सपोर्ट से चल रही है, वो इलेक्शन में अगर अच्छा करना चाहती है तो नेतन्याहू को रिजल्ट्स दिखाने होंगे, और वो रिजल्ट्स खाली वो लेबनान में दिखा सकता है। तो ये उसको मुद्दे हो सकते हैं जो उस बातचीत में आए। बिल्कुल तेजावत साहब, आपसे समझना चाहूंगा अब, क्योंकि लगातार कहा गया कि ईरान इतनी ताकत ला कहां से रहा है। खामने का जब सुपुर्द खाक की पूरी प्रक्रिया हुई तो वहां पर भी देखा गया कि लोगों के भीतर कोई डर नहीं था। आखिरी दिन जब हम 9 जुलाई की बात करते हैं उस दिन हमले शुरू हो गए थे, लेकिन लोग डट कर खड़े हैं। तमाम इनके शीर्ष नेताओं के बयान आते हैं कि हम किसी समझौते के लिए आगे जाएंगे नहीं। फिर उसके बाद नेतन्याहू वाला जिक्र आता है, इजराइल का जिक्र आता है कि अगर इतने ही आप ताकतवर हैं तो किसी तरह के हमले के लिए, किसी अगले प्लान के लिए क्यों नहीं जाते नजर आ रहे हैं। कई डिफेंस एक्सपर्ट से हमने और बात की तो उनके कुछ तर्क ऐसे थे कि शायद अब ताकतहीन महसूस कर रहा है ईरान खुद को, उसके पास इतनी पावर नहीं बची कि अब वो इजराइल से सीधे पंगे ले। कुछ अगर छोटे मोटे हमले नेतन्याहू की ओर से, इजराइल की ओर से हुए भी तो वो इग्नोर कर रहा है, उस पर बयानबाजी नहीं कर रहा। और अब जैसा कि मैंने कोचर साहब से भी समझने की कोशिश की कि अब नेतन्याहू अमेरिका जाने वाले हैं ईरान जंग में, पहली बार इस जंग के मंजर के बीच। तो आगे आने वाले दिनों में शनिवार आने में बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं रह गया सर, मुश्किल से 48 घंटे का ये समय होगा। तो क्या आप अपनी नजरों में बदलाव देख पा रहे हैं? क्या बड़ा हो सकता है ईरान की तरफ से भी, और नेतन्याहू का किस तरह का प्लान होगा? मुकुंद साहब, इतना तो तय है कि ये जो लड़ाई है वो अमेरिका की पुरानी लड़ाइयों जैसी नहीं है। हम्म। मतलब कि यहाँ पर हमले होंगे पर कोई फुल फ्लैश लड़ाई नहीं होगी कि एकदम आर पार की लड़ाई की एकदम बिल्कुल रिजिम चेंज कर दिया और फिर अमेरिका लौट रहा है उस तरह से। तो अभी तक तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज दिख नहीं रही है। जी। ऐसे में इतना तय है कि दोनों की तरफ थकान देखी जा रही है, हम्म। खासकर ईरान की तरफ भी और यूनाइटेड स्टेट की तरफ भी। यूनाइटेड स्टेट की थकान को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट ओबामा ने जो ईरान के साथ जो समझौता किया था, अगर उससे कम लेकर अगर प्रेसिडेंट ट्रंप वापस यूनाइटेड स्टेट लौटते हैं तो वहां जवाब क्या देंगे? वो कहेंगे कि इतना खर्च होने के बावजूद भी आपने कुछ हासिल नहीं किया। और बिल्कुल। इसीलिए आप उनके बयान देखेंगे कि वो कई बार कह रहे हैं कि जो होर्मुज स्टेज पे हम टोल टैक्स लगाएंगे। कभी वो कहते हैं कि जो हम्म। मिडल ईस्ट की जो बाकी कंट्रीज हैं वो दरअसल पैसा देंगे इस सारी लड़ाई का, नुकसान का। तो ये इसलिए कहा जा रहा है, ये बयानबाजी इसलिए आ रही है ताकि अमेरिकन जनता को ये समझा सके कि ये जो लड़ाई में रुपया खर्च हुआ है वो हम्म। यूएस जो टैक्स पेयर्स हैं उनका नहीं है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसकी व्यवस्था कर ली है। और प्रेसिडेंट ओबामा से अगर कम कुछ लेके जाते हैं तो ओपोजिशन उनको जिंदा नहीं रहने देगा। रिपब्लिकन्स की हालत वैसे ही खराब है और लड़ाई लंबी लड़ाई चली है, 4 महीने से भी ज्यादा हो गया। तो एक खास तरीके की थकान है क्योंकि कुछ हो नहीं पा रहा है और कर नहीं पा रहे हैं। हॉर्मुज पे ईरान ने अपना कब्जा साबित कर दिया है। ईरान ने यह साबित कर दिया है कि वो जब चाहे हॉर्मुज को बंद कर सकता है बिल्कुल। और यूनाइटेड स्टेट जैसी पावर्स भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तब हम्म। तक जब तक कि एक कोई बड़ी लड़ाई ना हो, फुल फ्लेज लड़ाई ना हो जिसमें कि बिल्कुल ही खतरनाक तरीके से तबाही जैसे कि गाजा में मचाई गई थी, अगर उस स्तर पर अगर यूनाइटेड स्टेट नहीं आता है और बदले में ईरान जवाब दे रहा है, अमेरिकी अड्डों को नेस्तनाबूद कर रहा है, उसके और उसके जो साथ देने वाले जी। दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये थकान अंदर ईरान के अंदर इससे थकान है। एक पॉजिटिव चीज है खासकर जो प्रेजेंटिज्म उसके लिए कि जो देश के अंदर जो सरकार के खिलाफ जो ताकतें थी वो शांत हो गई है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि जो इरानियन रिजीम है और जो उसका स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक खास कॉन्ट्रडिक्शन था। जहां एक तरह से वो प्रोग्रेसिव थी वहीं वो रिग्रेसिव भी थी। तो रिग्रेसिवनेस के खिलाफ ईरान के लोगों में गुस्सा था, खासकर आज़ादी को लेकर, खासकर इक्वालिटी को लेकर। ये तमाम मुद्दे थे जो कि लड़ाई से पहले उभर कर आए थे। पर अब क्योंकि लड़ाई जो नियो कॉलोनियलिज्म और नियो इंपीरियलिज्म के खिलाफ है, इसलिए पूरा ईरान एक है और इस पूरी एकता में नई सरकार को ताकत मिली है।
पर कितने दिन तक, क्योंकि ये ताकत तो मिल गई है पर अंदर गुस्सा और उबाल तो है ही। तो अगर ये लंबा चलता है, वहां से पहले से ही जो आर्थिक समस्याएं हैं वो कम नहीं हो रही है। अभी हाल ही के एक सप्ताह में खुद ईरान का स्टेटमेंट है कि लगभग 34 से 50 लोग मारे गए जो अमेरिकी हमलों में। इससे पहले अब तक 2 से 3 हजार लोग मारे जा चुके हैं। तो किसी भी देश में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मरना कोई आम बात तो है नहीं। ये तब जबकि इंटरनेशनली ईरान को काफी सपोर्ट मिला है, खासकर जो उनका अंतिम संस्कार हुआ था और इसमें जो पूरी ही दुनिया के देशों और वहां के लीडर्स का जो प्रेजेंस थे उसने भी ईरान को एक खास तरीके की ताकत दी है। पर थकान तो है और नेतन्याहू इसी थकान को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए वो अमेरिका जा रहे हैं कि आप डरिए मत, हम हैं, है ना, या कि हमारे सपोर्टर्स हैं। हमारे सपोर्टर्स से मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को या रिपब्लिकन्स को फंडिंग करने वाले लोग हैं जो कि ज्यूस हैं। तो जो वहाँ की यूएस की जो इंटरनल पॉलिटिक्स हैं जिसमें नेतन्याहू का काफी दबदबा है, वो सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, थकान को कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पूरी की पूरी जो पॉलिटिक्स हैं, जो प्रेसिडेंट ट्रंप के जो थकाऊ बयान हैं वो ये बताते हैं, ईरान की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं। तो एक तरीके से आपस में ये लोग उलझे हुए हैं और एक दूसरे को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.